वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज फिर से अमेरिकी नुमाइंदगान पाकिस्तान में आने वाले हैं। इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है, क्या एग्रीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, इसी हवाले से मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो हमें ज्वाइन कर रही हैं वक्तन फ़वक्तन। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसान अहमद ख़ान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। सर, सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यकीनी तौर पर अब एक फिर से आज एक बड़ा दिन है। अब देखते हैं कि इसमें कोई हमें ब्रेक थ्रू नज़र आता है या फिर नहीं, लेकिन ओवरऑल आप सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स भी एक तरफ हैं, उनकी धमकियां भी एक तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम गजल एंड स्टैन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉबली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या इवेंट के बारे में इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी नहीं रही जितनी इस दफा है। अ, हर 5 मिनट बाद एक ऐसे लगता है कि शायद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा शायद पीस या अमन चाहने वाला कोई नहीं है। और अगले उसी उसी टेक्स्ट में बिल्कुल। शायद लगता है कि शायद इनसे ज्यादा चंगेज खान की रेमिनिसेंस जो है वो शायद कोई और ना हो। मैंने ना आप ये यू ऐसी नेल्ड इट ना। मैं अक्सर ना मैं ये कहता होता हूँ कि ये मोहल्ले की लड़ाई लग रही है। खवातीन की लड़ाई नहीं होती, 2 मिनट में ठीक, 2 मिनट जी, में। वो दुपट्टा फेंक लड़ाई जिसको कहते हैं ना, उस तरह की। हाँ। तो एक बड़ी मुश्किल हो रही है कोई रीजनेबल एक एक अंदाजा लगाना कि अगर आज की कोई नेगोशिएशंस होती हैं तो क्या होगा। पिछली दफा भी जब हमारी ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी, and एक दो शोज पे मैंने कहा भी था कि हम बहुत ज्यादा बिल्कुल। ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं। और एज अ एनालिस्ट और एज अ रियलिस्ट, हम रियलिस्ट जो है ना वो थोड़े से पेसिमिस्ट होते हैं। हम हर चीज को ना व्हाट इफ के फॉर्मूले के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो, और की जाती है कि अच्छा हो जाए। अभी जो सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, खासतौर पे जो कल से डेवलपमेंट्स हैं, ईरान प्रॉब्ली सीडीएफ के और प्राइम मिनिस्टर की जो एक शटल डिप्लोमेसी चली उसके बाद अ, उनका ये ऐलान करना कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, और उसके अगले ही दिन उसको बंद भी करना, क्योंकि देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि अमेरिकन यूएस नेवी को जो ब्लॉकेड का एक अनाउंसमेंट की हुई है उसमें कोई रिलैक्सेशन सामने आएंगी, वो चीजें नहीं आई। और उसके बाद आपने देखा दो इंडियन फ्लैग कैरियर्स के ऊपर उन्होंने फायरिंग भी की आईआरजीसी में। तो एक 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 काइनेटिक हुए बगैर थोड़ी सी एस्केलेशन जो है वो दोबारा सामने आना शुरू हुई है, और इसका रिजल्ट ये है कि कल रात को एक ईरानी फ्लैग तोशका जी। तोशका के नाम का शायद उसको कंटेनर शिप उसको इंटरसेप्ट किया गया, उस पे मैरिटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन हुआ, उसको उन्होंने वो यूएस ट्रेजरी सैंक्शंस जो है उसके अंडर उसको कैप्चर कर लिया गया है। ईरान हैज नॉट एग्रीड कि जी वो अभी तक से जो निगोशिएशंस होनी है उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक कम्युनिकेशन के रास्ते बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए। मसला कुछ इस तरह आ रहा है कि आप एक हाथ में थ्रेट और दूसरे हाथ से हाथ मिलाने वाली बात नहीं हो सकती। ये जो डुअल प्लस पॉलिसी और जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करने वाली जो पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से की जा रही है, इट्स नॉट वर्किंग। और आई थिंक अब तक उनको इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि जिस कंडीशन में ईरान है, जो मॉरल हाई ग्राउंड ईरान ने अचीव कर लिया है, वन वो उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। टू, ईरानी गवर्नमेंट जो है वो खुद भी एक ट्रमेंडस प्रेशर में है। अगर आप जो उनकी इन्फ्लेशन रेट्स देखें वो तकरीबन 50% के ऊपर है, और फूड इन्फ्लेशन को 112% के ऊपर जा चुकी है। सो उनको भी एक वे आउट चाहिए, लेकिन एक ऑनरेबल वे आउट चाहिए। उस तरफ अमेरिका यूएस की तरफ देखें तो उधर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है उसमें फर्स्ट टाइम इवन विद इन द रिपब्लिकन्स ही हैज ड्रॉप बिलो 50%। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद उनने अपना 2028 का इलेक्शन भी करना है। तो ये पूरी एपिसोड जो है ना, इकोनॉमिकली भी उनको डेवस्टेट कर रही है, फ्यूल प्राइसेस, मॉर्गेज, हर चीज में ऊपर जा रही है। मिलिटरीली उनको जो वो उनके ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव होते हुए नजर नहीं आए। डिप्लोमेटिकली आपने देख लिया, वो पूरी नेटो, यूरोप, पूरी दुनिया में मास है इसराइल की उनके साथ कोई नहीं खड़ा, और इंफॉर्मेशन नैरेटिव के अंदर भी वो बुरे तरीके से डिफीट हो फिर रहे हैं। वैसे तो अच्छा, ऐसा आसान सा मुझे मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि अमेरिका भी चाहता है मुज़ाकरात हूँ, आपकी बातों से भी मुझे यही लगता है। ईरान भी चाहता है, कोई भी दोनों जो फरीकेन हैं वो जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
अमेरिका इजराइल के इन्फ्लुएंस में होता है, जिस तरह से वो टेबल पे बात करके आते हैं, निगोशिएशन करके आते हैं, उसके बाद उनको बताया जाता है नहीं आपने एक नई ट्वीट करनी है, उस ट्वीट में ये कहना है, फिर वहाँ से ईरान की जानिब से उसका रिएक्शन आ जाता है और वो मामलात वहीं पे रह जाते हैं। सो पॉइंट इज कि इजराइल ये सब नहीं होने दे रहा और उसका मकसद यही है कि किसी तरह से खित्ते में जंग ही रहे, ये मुज़ाकरात की तरफ दोनों मुल्क ना जाएं। जी देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू पे जो 3 मेजर केसेस, केस 1000, 2000 एंड 4000 देखें, जिसमें गिफ्ट्स लेना और मीडिया को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, वो 2019 में रिपोर्ट हुए, 20 से लेके अब तक उनकी वो जैसे ना तारीख पे तारीख वाली बात, वो तो उनकी चलती जा रही है। अभी भी जो उन्होंने, जब ये सीज फायर हुआ और दे स्टिल आस्क्ड फॉर कि जी उन्हें 2 हफ्ते की और वो दी जाए, एक्सटेंशन दी जाए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के जो है वो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, तो कोर्ट हैज थ्रोन इट आउट पिछले दिनों में, और उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में जो उनके प्रोसीडिंग्स है वो चलेंगे। अब वो इस मुख्तलिफ किस्म की जंगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग से बचने के लिए। तो इसराइल एक वाइल्ड कार्ड है, वेदर वो अमेरिका वो इसलिए जंग जारी रखना चाहते हैं कि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, या वो इसलिए जंग जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर सिक्योर होती है। ये बिल्कुल है कि देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो तमाम अमेरिकन सदर जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू 1995 से पीछे पड़े हुए कि जी ईरान के ऊपर हमला करें, ईरान पे हमला करें, किसी ने नहीं किया। 2015 में जेसीपीओए हुआ, जिसके अंदर वो तमाम शराइत जो आज ईरान से मनवाने की कोशिश की जा रही हैं, वो ईरान ऑलरेडी मान चुका था, जिसमें 3.67% की इनरिचमेंट थी, एक लॉन्ड इंस्पेक्शंस थी इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की, वो सब चीजें तो ईरान ने मांगी नहीं थी। वो तो ये ट्रंप साहब ने आके 2018 के अंदर उसको फारिग कर दिया, पर अब वही बातें उनसे दोबारा मनवाई जा रही। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और यूएस के दरमियान, जिसके अंदर एक कैटलिस्ट का किरदार है इसराइल का, वो इन निगोशिएशंस को होने नहीं दे रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ईरान और यूएस एक एक रिस्पेक्टेबल आउटलेट चाहते हैं कि किसी तरह ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। देखिए, इकोनॉमी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी। इस वक्त जितने भी कोई कोई ऑयल इंपोर्ट या बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बेंचमार्किंग होती है इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस के ऊपर। उन दोनों चीजों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है वो तो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुका है। और इस शिकार के अंदर आप अमेरिका के अंदर तो क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके असरात भी उतने ही ज्यादा आएंगे। जी। हाँ, ये उनमें अंदर शॉक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, छोटे ममालिक में नहीं होती, लेकिन इफेक्ट्स उसके उसी तरीके से सामने आते हैं। सही। अच्छा एहसान साहब, अभी आपने बात की ना इसराइल के हवाले से और हसनैन भी जिक्र कर रहे थे। अब सर बहुत सारे, लास्ट टाइम भी आपसे बात हो रही थी और बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात हुई, पर दीगर लोगों के आर्टिकल्स देखे या तज्जिया देखा, तो यही बात सामने आती है और नज़र भी आता है कि ये इसराइल की जंग थी, अमेरिका की जंग तो थी ही नहीं। वो तो इसराइल के कहने पर इसमें विदाउट प्रॉपर कैलकुलस शामिल हो गया था और अब ये लोग चाहते हैं कि कोई निकलने की स्ट्रेटजी किसी तरह से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर अब जो सूरत हाल है इसमें, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया इसराइल का कि वो भी नहीं चाहता, और फिर लेबनान की सूरत हाल भी आपके सामने थी, तो क्या अमेरिका अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल को रेन इन करने में कामयाब हो सकता है, आपको लगता है? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तो एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि जो जनरल सेंटिमेंट था यूएस के अंदर, विच हैज ऑलवेज बीन प्रो इसराइल, ये पिछले कुछ अरसे के अंदर एक जो सेंटिमेंट है या क्लोजनेस है, वो उसमें डिप आया है। लोगों को ये एहसास होने लग गया है कि द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज बिंग, ये जो है वो इसराइल के थ्रू ड्राइव की जा रही है, उसमें एपैक या बाकी लॉबियस्ट ग्रुप है उनका बहुत ज्यादा हाथ है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं है और वो इसराइल की फॉरेन पॉलिसी को लेके, स्पेशली मिडल ईस्ट के हिसाब से उसको लेके फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। आप बहुत सारे उनके जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं, टकर कार्लसन भी हैं और एक दो और भी हैं, जो शायद इतना ओपनली पहले नहीं बोलते थे इजरायली इंटरवेंशन यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। जो गैलप पोल्स भी आ रहे हैं उसके अंदर भी एक नुमाया फर्क नजर आ रहा है लोगों के सेंटिमेंट का, कि जो ये कहते हैं कि हम यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी अलाइंड है इसराइल के साथ, वो यूएस के हक में नहीं है।
सो एट सम स्टेज मे बी शायद 2028 के इलेक्शन के बाद जब ट्रंप साहब मौजूद नहीं होंगे, शायद कोई ऐसी सैनिटी आ जाएगी जिसमें अमेरिका एक बड़े मुल्क के हिसाब से अपना किरदार अदा कर सके, बजाय इसके कि उस अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन रखे। लेकिन इसराइल के लिए शायद उनके लिए भी अगर आप देखें तो उनकी जो रीजन अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के चार्जेस और जो उनकी हैंडलिंग है फॉर अपने अपने मुल्क को कंटिन्यूस जंगों में रखने के लिए, लेकिन ऊपर भी इंसान ही रहते हैं ना, वो लोग भी तंग आ चुके हैं कि एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के पीछे उन्होंने कंटिन्यूस मुल्क को जंगों में रखा है। और अभी आईडीएफ के लिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, क्योंकि वहां पे वो कॉन्स्क्रिप्शन वाला हिसाब है, उनके लिए ये बड़ा मसला है कि वो अपने जो नंबर्स हैं उनको कैसे बरकरार रखें। एक बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि ज्यादातर इजरायली जो हैं वो ड्यूअल नेशनल्स हैं, वो माइग्रेट कर चुके, उनके पास बिल्कुल ऐसे आईडीएफ के अंदर मजीद बंदे वहाँ पे भी उनको मुश्किलात का सामना है। सर थैंक यू सो मच। एहसान अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और इसराइल के किरदार की बात कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।